वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी नेफ्थलीन की। नेफ्थलीन जिसका स्ट्रक्चर ऐसे था जैसे कि दो बेंजीन रिंग को फ्यूज कर रखा हो, दो बेंजीन रिंग को फ्यूज कर रखा हो। फिर हमने इसकी स्ट्रक्चर की बात की और इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये इसलिए नहीं देता इजीली क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजीली किसी न्यूक्लियोफाइल को अटैक इसके ऊपर करने नहीं देता। बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने देखा था कि ये जो अल्फा पोजीशन है इसके ऊपर ज्यादा फेवर्ड प्रोडक्ट है और बीटा पोजीशन पे लो फेवर्ड है, यानी अल्फा पे ज्यादा बनते हैं सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और बीटा पे कम बनते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि जब सल्फोनेशन होता है, जब सल्फोनेशन होता है तो दो तरीके के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। अगर लोअर टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर है उसके ऊपर आपको मिलता है अल्फा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, अल्फा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यहां पे SO3H। और अगर वही हायर टेम्परेचर ले लिया जाए, हायर टेम्परेचर ले लिया जाए तो बीटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। अब ऐसा क्यों है? टेम्परेचर चेंज करने पे जो प्रोडक्ट है वो क्यों चेंज हो रहा है? सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखने की है कि ये वाली जो रिएक्शन है ये क्या है? रिवर्सिबल इन नेचर है। ये क्या है? रिवर्सिबल इन नेचर है, यानी कि जो रिएक्टेंट उससे प्रोडक्ट बन सकता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकता है। दूसरी बात, ये जो अल्फा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है ये है काइनेटिक प्रोडक्ट, और जो बीटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है यह है थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। अब काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट क्या होते हैं पहले यह समझते हैं, फिर हमें समझ आ जाएगा कि कम टेम्परेचर पे वो और ज्यादा टेम्परेचर पे ये कैसे होता है। इसके लिए रिएक्शन कोऑर्डिनेट देखें, इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखें तो अगर ये है एनर्जी के लिए, ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट के लिए, ये रिएक्टेंट की मान लिया एनर्जी इतनी है और जो अल्फा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो ये है। ये देखो, ये जो ट्रांजिशन हो रही है, ये जो ट्रांजिशन हो रही है क्या है? वो रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट से अल्फा वाला प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। और दूसरा ये बीटा वाला प्रोडक्ट, ये एनर्जी लेवल को बता रहा है, ऊपर की तरफ एनर्जी लेवल को। इसकी एनर्जी ज्यादा है अल्फा की उससे कम, बीटा की उससे कम। जितनी एनर्जी कम होती है किसी स्पीशीज की उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। अब देखो, जब आपने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया लोअर टेम्परेचर पे, आपने कम एनर्जी प्रोवाइड करवाई रिएक्टेंट को, तो वो ये वाला रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाएगा। और जब आपने हायर टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया तो वो ये वाला भी अटेन करवा देगा और ये वाला भी रिएक्शन इंटरमीडिएट बना देगा। अब वापस से जाते हैं कहां? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे। जब अल्फा सब्स्टिट्यूटेड आपका प्रोडक्ट बनेगा तो अल्फा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा और जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, यानी एनर्जी की वैल्यू थोड़ी सी लोअर। और जब बीटा पे रिएक्शन हो रही है, बीटा पे इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, तो जो कार्बोकेटाइन था वो कम स्टेबल था, तो वो क्या है? हायर इन एनर्जी, हायर इन एनर्जी। लेकिन ये इस इंटरमीडिएट पे गया तो अल्फा सब्स्टिट्यूटेड बनेगा, इस इंटरमीडिएट पे गया तो बीटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन मैंने कहा रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है। रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है तो रिएक्टेंट से अल्फा सब्स्टिट्यूटेड भी बन सकता है, रिएक्शन से बीटा सब्स्टिट्यूटेड भी बन सकता है, और अल्फा से वापस रिएक्टेंट और बीटा से वापस रिएक्टेंट पे भी आ सकता है। यानी कि रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है। जब रिएक्शन रिवर्सिबल है उस केस में जब लोअर टेम्परेचर है तो सिर्फ यही पोजीशन अटेन होगी, यही रिएक्शन इंटरमीडिएट, यही कार्बोकेटाइन बनेगा तो अल्फा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, हाई टेम्परेचर लिया, तो ये प्रोडक्ट भी बनेगा, बैक आ जाएगा, ये प्रोडक्ट भी बनेगा, बैक आ सकता है। लेकिन इसकी स्टेबिलिटी बाकी सबसे ज्यादा है और जो मोस्ट स्टेबल
स्पीसीज होगी वो रिएक्शन का आउटकम होगी, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही बनेगा ना। देखो तीनों बन सकते हैं, इनसे ये बन सकते हैं, इनसे वापस आ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? बीटा सब्स्टिट्यूटेड। देखो ऐसा है ना कि इसके लिए तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी? ये थी इस रिएक्शन के लिए। इस अल्फा वाले से रिएक्टेंट तक आने के लिए क्या थी? ये एक्टिवेशन एनर्जी। और बीटा वाले से यहां वापस आने के लिए इतनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये क्या होगा? बीटा से यहां आना बहुत ज्यादा मुश्किल है, अल्फा से यहां आना थोड़ा कम मुश्किल, और रिएक्टेंट से ये चीज बनना आसान है। तो जो मोस्ट फेवर प्रोडक्ट कौन सा है? बीटा प्रोडक्ट। तो हाई टेम्परेचर पे कौन सा बनेगा? हाई टेम्परेचर पे थर्मोडाइनिक प्रोडक्ट यानी कि बीटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। अब बात करते हैं, देखो ये था मोनो सब्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं बाई सब्स्टिट्यूशन की, यानी आपके पास एक नहीं एक से ज्यादा ग्रुप नेप्थलीन रिंग के ऊपर हो। हमने अभी तक बात क्या की कि ये वाली नेप्थलीन रिंग है और इसके ऊपर या तो यहां अटैक होगा या फिर यहां अटैक होगा। लेकिन अगर कोई ग्रुप पहले से लगा हुआ है, इसके ऊपर कोई ग्रुप पहले से लगा हुआ है, तो आने वाले ग्रुप को वो कहां भेजेगा? आने वाले ग्रुप को वो कहां भेजेगा ये देखते हैं। सपोज करो इस पोजीशन के ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और मैं सपोज करता हूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा, और जो भी ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ाएगा? इसके रिस्पेक्ट टू ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। इसके रिस्पेक्ट टू ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां आएगा? या तो इस ऑर्थो पोजीशन पे आएगा या इस पैरा पोजीशन पे आएगा, ठीक है। लेकिन अल्फा की बजाय अगर बीटा पे लगा हुआ हो आपका ये ग्रुप, यही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपका यहां लगा हुआ हो, यहां लगा हुआ है, उस केस में क्या होगा? ये अपने रिस्पेक्ट टू ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करवाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करवाएगा, और पैरा पे इसके रिस्पेक्ट टू ऑर्थो कौन सी है? ये वाली पोजीशन है, यहां पे आ सकता है या फिर पैरा पे। और पैरा पे तो सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं सकता, यहां तो कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच हैं, हाइड्रोजन कोई अटैच ही नहीं है। जब हाइड्रोजन अटैच नहीं है तो कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, तो इसके लिए प्रेफर्ड पोजीशन कौन सी होगी? इस पोजीशन के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर ही क्या होगा आपका? आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा। सेकंड की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है। अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा तो इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन कम होंगे उस रिंग पे आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज अटैक नहीं करेगा। फिर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां होगा? दूसरे वाली रिंग के ऊपर। यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखे हैं तो अटैक इस दूसरे वाली रिंग के ऊपर होगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा रखे हैं तो इसी के ऊपर होगा, और जो ग्रुप आपका लगा हुआ है उससे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे वो क्या करेगा? उसको प्रीडोमिनेटली अटैक करवाएगा। तो ये था नेफ्थलीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शंस। अब हम बात करेंगे एंथ्रासीन की। हमारा नेक्स्ट मॉलिक्यूल है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन की स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले। एंथ्रासीन में 3 बेंजीन जैसी रिंग फ्यूज हो रही हैं, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे 3 बेंजीन जैसी रिंग फ्यूज हो रही हो। अगर 3 रिंग फ्यूज हो रही हैं तो ये इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर बनेगा। इसके अंदर अगर आप नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, टोटल कार्बन काउंट करो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14, यानी कार्बन कितने? 14। हाइड्रोजन की बात करें तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, H10, C14 H10। इसके अंदर भी क्या है? एक्सटेंसिव कॉन्जुगेशन है, एक्सटेंसिव कॉन्जुगेशन है। अगर इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो वो कैसे बनेगा? पहली रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग।
अब हर रिंग के ऊपर क्या है, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड, तो कौन से ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, s px py। जैसे हमने नेपथलीन के केस में देखा था कि px py और s मिलके क्या होंगे, xy प्लेन के अंदर होंगे, ये पूरा पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर xy प्लेन के अंदर। और जो pz ऑर्बिटल कार्बन का बच गया, जो pz ऑर्बिटल बच गया जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, इसके परपेंडिकुलर, pz जो ऑर्बिटल है वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर। और जो भी कार्बन यहां फ्यूज की जगह पे नहीं है, इस फ्यूजन पे और इस फ्यूजन पे, उन बाकी कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगा होगा, और जो फ्यूजिंग में यूज हो रहे हैं इनके अंदर कोई हाइड्रोजन नहीं लगा होगा। ठीक है, अब इनके अंदर ओवरलैपिंग कैसे, वैसे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले क्या करते हैं, यहां पे ओवरलैप करते हैं, और नीचे वाले ऑर्बिटल नीचे वालों के साथ। ये सारा किस पे होता है, सिमेट्री पे होता है। जैसे पी ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर क्या होती है, प्लस माइनस, अगला भी प्लस माइनस होगा तो क्या होगा, बॉन्डिंग बन जाता है। और अगर माइनस प्लस, वेव फंक्शन का साइन है ये, ऐसे होता है तो एंटी बॉन्डिंग हो जाता है। तो बॉन्डिंग केस में क्या होगा, प्लस के सामने प्लस और माइनस के सामने माइनस। ठीक है, अब इस तरीके से क्या हो गया, इसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पहली रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, सबके अंदर क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, पूरे में रेजोनेंस चल रही होती है। प्लेनर मॉलिक्यूल है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और वो क्या कर रहा है, कंजुगेशन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितने, 7 डबल बॉन्ड, 7 डबल बॉन्ड यानी कि कितने, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर फॉर्मूला में फिट करते हैं, हक्कल फॉर्मूला लगाते हैं, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला फॉर्मूला अगर लगाएं, तो क्या ये इसमें फिट बैठ रहा है, देखो 4 3 12 और 2 14, अगर n की वैल्यू 3 हो तो ये इस फॉर्मूला के अंदर फिट बैठ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हो रहा है, हक्कल रूल फॉलो हो रहा है, क्या, प्लेनर भी, कंजुगेशन भी, और कंजुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। लेकिन इसके अंदर जो 3 रिंग फ्यूज हो रही हैं, 3 रिंग क्या है, फ्यूज हो रही हैं, इसके बाद भी इसकी जो टोटल रेजोनेंस एनर्जी है, जो इसकी रेजोनेंस एनर्जी है, वो 3 बेंजीन रिंग के बराबर नहीं है। जो इसकी रेजोनेंस एनर्जी है 3 रिंग की, ये कितनी है, 351 किलो जूल पर मोल, 351 किलो जूल पर मोल। और बेंजीन के केस में कितनी होती है, अकेली एक बेंजीन रिंग के केस में होती है 151 किलो जूल पर मोल। अब 351 किलो जूल पर मोल का मतलब क्या है, पर रिंग कितनी, 117 किलो जूल पर मोल। अकेली बेंजीन में 151 किलो जूल पर मोल, तो अकेली बेंजीन की एक रिंग ज्यादा स्टेबल, या इनमें से कोई एक रिंग पिक करें वो ज्यादा स्टेबल, बेंजीन ज्यादा स्टेबल। तो बेंजीन ज्यादा स्टेबल, कम रिएक्टिव, और एंथ्रासीन कम स्टेबल, ज्यादा रिएक्टिव। इसकी रिएक्टिविटी जो बेंजीन है उससे ज्यादा होगी। अब इसके अंदर भी हम बात करते हैं किसकी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वही, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजीली नहीं होगा। हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक की। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किस पोजीशन पे होगा, और कौन सी इसके अंदर रिस्पेक्टिव पोजीशन बनती हैं, कितने टाइप के कार्बन बनते हैं, वो देखते हैं। देखो, जो फ्यूज के बाद वाला टर्मिनल जो आपका रिंग है, उसके ऊपर जो कार्बन है, ये अगर अल्फा कार्बन है तो ऐसा ही कार्बन ये वाला है, ऐसा ही कार्बन ये वाला है, ऐसा ही कार्बन ये वाला है। सेकेंडली, अगर ये कार्बन मैं बीटा कहूं तो वैसा ही कार्बन ये है, वैसा ही कार्बन ये है, और वैसा ही कार्बन ये है। लेकिन क्या ये वाला अल्फा या बीटा के बराबर है, नहीं, क्योंकि जो इन्वायरमेंट इनका है वो सेम इन्वायरमेंट इनका नहीं है। तो ये क्या है, गैमा, ये क्या है, गैमा टाइप का कार्बन है, गैमा टाइप का कार्बन है। तो 3 तरीके के कार्बन यहां पे हो गए। नेफ्थलीन में 2 थे, अल्फा और बीटा, यहां पे क्या बन गए, अल्फा, बीटा और गैमा।
अब अल्फा बीटा गैमा तीन टाइप के यहां पे कार्बन हो गए, और आपने देखा था कि अल्फा पोजीशन के ऊपर इजीली अटैक होता था नेफ्थलीन में। यहां भी अल्फा पोजीशन के ऊपर अटैक हो सकता है, अल्फा पे अटैक हो सकता है। अगर अल्फा पे अटैक होगा तो कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, यहां बनने के बाद रेजोनेंस के बाद यहां बनेगा, यहां बनने के बाद रेजोनेंस के बाद क्या बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनने के बाद इस तरीके से क्या होगा, रिंग में सर्कुलेट होगा, पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। तो इस तरीके से अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन और गैमा पोजीशन में कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा, उसके थ्रू जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करेगी। अब अल्फा बीटा और गैमा तीनों में से अगर कंपेयर करें, अल्फा पे जब करेगा तो उस केस में क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, यहां बनने के बाद यहां, उसके बाद इस तरीके से प्रोपेगेट करेगा, तो इसके पास एक रिंग पूरी की पूरी एरोमेटिसिटी के साथ इंटैक्ट रहेगी, कोई नहीं इसको डिस्टर्ब करा स्टार्टिंग के स्ट्रक्चर में। और बीटा पे अटैक होगा तो भी यही वाली स्ट्रक्चर। लेकिन अगर गैमा पे अटैक होता है, गैमा कार्बन कौन सा, ये वाला कार्बन, अगर इसके ऊपर अटैक होता है तो क्या बनेगा, ये देखते हैं। अगर गैमा पोजीशन के ऊपर अटैक करता है कौन, इलेक्ट्रोफाइल, तो क्या होगा, देखो ये गैमा कार्बन है। अगर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करता है, हाइड्रोजन इसके पास पहले से ही था, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, ये सारे इलेक्ट्रॉन चले गए इस इलेक्ट्रोफाइल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाने में, और यहां पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी ये पेयर यहां शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही यहां पे शिफ्ट होगा तो एक स्ट्रक्चर बनेगी जो बहुत ज्यादा स्टेबल है। देखो कैसे स्टेबल है ये, दिस इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन, ये वाला पाई जो पेयर है ये इन दो कार्बन के बीच में आ गया, तो यहां पाई बॉन्ड और यहां पाई था, यहां पाई था। अब ये देखो, ये भी रिंग पूरी तरीके से बेंजीन की तरह है, ये भी रिंग पूरी तरीके से बेंजीन की तरह है। यहां पे तो एक ही रिंग क्या हो रही थी, बेंजीन की तरह रह रही थी जब अल्फा या बीटा पोजीशन के ऊपर अटैक हो रहा था। लेकिन जैसे ही गैमा पे अटैक हुआ तो ऐसी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनी जिसमें एक तो ये इंटैक्ट बेंजीन जैसी बन जाए, एक ये बेंजीन जैसी, देखो यहां बन रही है ना, एक तो ये और एक ये, और दो अलग अलग बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर हों, दो अलग अलग बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर हो, तो एक बेंजीन के लिए 151 किलो जूल पर मोल, दूसरी बेंजीन के लिए भी 151 किलो जूल पर मोल, यानी कि टोटल कितनी हो गई, 302 किलो जूल पर मोल हो गई। 302 किलो जूल पर मोल एक आयनिक स्पीसीज में, कार्बोकेटाइन स्पीसीज में इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी अगर हो रही है, तो वो वाला जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है वो ज्यादा स्टेबल होगा बाकी सारे कार्बोकेटाइन से। इस वजह से जो ये वाली पोजीशन है, यानी कि ये गैमा वाली पोजीशन, चाहे अप वाली लें या डाउन वाली लें, नीचे अटैक हुआ तो कार्बोकेटाइन ऊपर बन जाएगा, फिर भी ऐसे ही दो रिंग कंप्लीट। तो ये वाली जो पोजीशन है, इनके ऊपर अगर अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। इसलिए ये वाली जो गैमा पोजीशन है, इनके ऊपर अटैक फेवर्ड है, इनके ऊपर अटैक होगा। अगर हम पहले सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अल्फा बीटा गैमा के हिसाब से आप इनको रिप्रेजेंट कर दो। लेकिन अगर आपने एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन की बात की तो उस केस में आपको इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी, वरना आप नहीं बता पाओगे, अल्फा बीटा की टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे कि कौन सी पोजीशन के ऊपर आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो लगा हुआ है। देखो अगर इनकी नंबर काउंटिंग की बात करें, इस रिंग में नंबर काउंटिंग की बात करें तो ये होगा पहला, ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 ऐसे ही चले थे किसमें, नेफ्थलीन में। उसके बाद 4 के बाद यहां आ जाओ, 5, 6, 7, 8,
हम कौन से कार्बन की बात करें? जिनके ऊपर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, जिनके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लग सकता है, हम उनकी बात कर रहे हैं। जो फ्यूज हो रहे हैं उनकी बात हम नहीं कर रहे। अब देखो यहां पे 8, उसके बाद ये 9th कार्बन, ये 10th कार्बन। तो 9th और 10th पोजीशन है, ये तो कौन सी है? गैमा के रिस्पेक्टिव हैं। ये तो सबसे ज्यादा अच्छे से रिएक्शन करेंगी, जल्दी सब्स्टिट्यूशन देंगी। उसके बाद आपकी कौन सी हो गई? अल्फा पोजीशन, यानी कि पोजीशन 1, 1, 4, 5 और 8। 1, 4, 5, 8 किसके बाद आता है इनका नंबर? 9, 10 के बाद। यानी कि सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट मिलेंगे हमको कौन से मिलेंगे? 9 या फिर 10 पे सब्स्टिट्यूशन के। उसके बाद कुछ एक केसेस में अल्फा पोजीशन के ऊपर जो अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का, वो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। अब कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है जो हमने नेफ्थलीन में किए थे? एक तो था हमारा हेलोजिनेशन। जब हेलोजिनेशन करोगे तो क्या होगा? यहां पे हेलोजन लग जाएगी। मान लिया क्लोरीनेशन किया तो यहां क्लोरीन लग गई। अगर हमने यहां पे नाइट्रेशन किया है तो यहां पे NO2 लग जाएगा। अगर हमने सल्फोनेशन किया है तो सल्फोनेशन यहां भी हो सकता है, और सल्फोनेशन यहां अल्फा और बीटा पोजीशन पे भी हो सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी तो अल्फा, बीटा और गैमा तीनों की है, लेकिन गैमा वाला प्रोडक्ट है वो ज्यादा फेवर्ड है। गैमा वाला प्रोडक्ट क्या है? ज्यादा फेवर्ड है। तो ये था पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स।